हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रखा होगा। तो आइए, आपकी पढ़ाई का थोड़ा सा ख्याल मैं भी रखता हूँ और एक बहुत ही छोटा, बहुत ही प्यारा सा और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस, जिसको आप प्यार से एस सी कहते हैं और हिंदी में कहेंगे आकृति वर्णात्मक अथवा चयनात्मक उत्प्रेरण। स्टूडेंट्स, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि आपने तो पढ़ा होमोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, ये सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस कहाँ से आ गया। तो घबराइए नहीं, नाम से ही स्पष्ट है। देखिए, सेल्फ सेलेक्टिव माने चयन करना। कुछ ऐसा उत्प्रेरकीय घटना होता है, कुछ ऐसा उत्प्रेरण होता है जो चयन करके होता है, चुनाव करके होता है। चुनाव जो होता है किस आधार पे है, तो आकृति के आधार पर, आकार के आधार पर, तब उसका नाम होता है आकृति वर्णात्मक या चयनात्मक उत्प्रेरण। मतलब कि वह उत्प्रेरक या आप कहिए कि वैसा उत्प्रेरण जो इस आधार पर चुनाव करके उत्प्रेरण की क्रिया हो रही है कि प्रतिकारक या प्रतिफल के अणुओं के आकार क्या है, आकृति क्या है, तो उस उत्प्रेरण का नाम होता है आकृति चयनात्मक उत्प्रेरण। बात समझ में आई। माने उत्प्रेरक चुनाव करेगा कि किस पदार्थ का उत्प्रेरण करना है और किसका नहीं करना है, लेकिन शर्त है किस आधार पे चुनाव करेगा, तो जो प्रतिकारक और प्रतिफल के जो अणु हैं उनकी आकृति के आधार पर, उनके आकार के आधार पर। अब एक मन में सवाल आ रहा है कि ये चुनाव क्यों करेगा। क्योंकि जो उत्प्रेरक होते हैं ना, उसमें खास आकार के छिद्र होते हैं और उस छिद्र में जो अणु फिट बैठ जाता है उसी का वो उत्प्रेरण करते हैं, अदरवाइज उत्प्रेरण नहीं करते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस में 3 बातें हैं। पहली बात तो यह है, उत्प्रेरक के सतह पर छिद्रों की संरचना और दूसरी बात याद रखना है कि जो प्रतिकारक हैं, प्रतिकारक के अणुओं का आकार और आकृति एवं आकृति, इसको भी आधार बनाया जाएगा कि उत्प्रेरण हो या न हो। इतना ही नहीं, जो प्रतिफल हैं, प्रतिफल के अणुओं के आकार एवं आकृति, अगर इसको भी आधार बनाया जाता हो कि उत्प्रेरण किया जाए या न किया जाए, तो उसका नाम होगा सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस। मतलब ये हुआ कि उत्प्रेरक के सतह पे जो छिद्र हैं उसकी संरचना आधार बनेगा उत्प्रेरण का, प्रतिकारक के अणुओं की आकृति को आधार बनाया जाएगा और प्रतिफल के अणुओं की आकृति का आधार बनाया जाएगा। अगर ये 3 आधार बना करके उत्प्रेरण की क्रिया हो रही है, इस 3 आधार पे चुनाव हो रहा है, तो नाम होगा आकृति चयनात्मक उत्प्रेरण। आप ऐसे समझिए स्टूडेंट्स कि मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स आ गए, लेकिन हमने कहा कि नहीं, मैं चुनूंगा इसमें से कि मैं किसको पढ़ाऊंगा। मैंने पहला शर्त रखा कि 15 से 25 वर्ष के बीच के बच्चों को पढ़ाऊंगा। दूसरा शर्त रखा हमने कि मैट्रिक से ऊपर और ग्रेजुएशन के नीचे बीच वाले जो बच्चे होंगे मैं उनको पढ़ाऊंगा। हमने अगर मान ली कि रखा कि हाँ, इस लेवल के जो कंपटीशन की तैयारी करेंगे बच्चे उनको पढ़ाऊंगा, तो हमने तो शर्त रख दिया ना कि इन बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो एक तरह से मैं चयनात्मक हो गया, चयन कर रहा हूं, चुनाव कर रहा है। अरे भाई, तो उसी तरह से कुछ उत्प्रेरक होते हैं जो चुनाव करते हैं।
तो चुनाव है प्रतिकारक और प्रतिफल के अणुओं के आकार और आकृति। तो ऐसे उत्प्रेरण का नाम क्या हो गया? आकृति चयनात्मक उत्प्रेरण। समझ गए? बिल्कुल समझ गए होगे, मुझे यकीन है। लिख भी देता हूं। वह उत्प्रेरण, इसी को जोड़ देते हैं सेंटेंस में, उत्प्रेरण जो उत्प्रेरक के छिद्र, ये रंध्र है, जो उस पे जो सतह पे जो छिद्र होते हैं ना, पोरस होते हैं, छिद्रों की संरचना तथा प्रतिकारक एवं प्रतिफल के अणुओं के आकार एवं आकृति पर निर्भर करता है। समझ गए स्टूडेंट्स? करता है, उसे ACC कहते हैं। आकार चयनात्मक उत्प्रेरण कहाँ कहाँ? तो जो उत्प्रेरक है उसकी जो संरचना है यहाँ पर निर्भर करेगा, और साथ ही साथ प्रतिकारक और प्रतिफल के जो आकार और आकृति पर निर्भर करेगा। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? तब उसको आप कहेंगे ACC। ये हो गया आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। बस सिंपल सा है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि ये कौन सा, इसका कुछ एग्जाम्पल। तो आकार चयनात्मक या वर्णात्मक उत्प्रेरण का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है जियोलाइट। तो लिख देते हैं यहां पर स्टार का चिन्ह देकर, शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस, या आप लिख सकते हैं SSC का एग्जाम्पल है क्या है एग्जाम्पल? तो नाम है जियोलाइट। जियोलाइट्स याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अब एक नया टॉपिक आ गया, जियोलाइट्स क्या है? तो जियोलाइट्स के बारे में तो पहला आप लाइन कर सकते हैं कि यह एक प्रकार का शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको जियोलाइट के बारे में यह बता दें। यहां पर देखिए मैं आपको बता रहा हूं जियोलाइट। आप ये जानिए कि जियोलाइट ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बॉइलिंग स्टोन। तो लिख देंगे जियोलाइट ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? बोलिए। बॉइलिंग स्टोन है। जो जियोलाइट शब्द है उसका मतलब क्या है? बॉइलिंग स्टोन। अब आपको एक बात बता दें, जो जियोलाइट होता है ना, वह जियोलाइट बिल्कुल मधुमक्खी, जो मधु होते हैं ना, मधुमक्खी हनी, उसके जो छत्ते होते हैं ना, उस छत्ते के सदृश होता है। मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा, उस छत्ते में छिद्र होता है। एक्चुअली जियोलाइट में छिद्र होता है, और उसी छिद्र में जा करके जो अणु, जल के अणु हो, अमोनिया के अणु हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, मतलब जो अणु उस छिद्र में फिट बैठे, वो जो उसमें अधिशोषित हो जाए, अवशोषित हो जाए, उसका उत्प्रेरण होता है, अन्यथा उत्प्रेरण नहीं होता। आप ऐसे समझिए कि मधुमक्खी का छत्ता है, और उस छत्ते में कोई कीटाणु जा करके उसमें फंस गया, मर गया, तो मधुमक्खी का शिकार हुआ, अगर शिकार करना है तो। अगर नहीं फिट बैठा तो शिकार नहीं हुआ। तो यहाँ पर बिल्कुल यही सही है कि जियोलाइट की संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है। एक लाइन लिख देता हूं, अच्छा लगेगा आपको। जियोलाइट की संरचना मधु के छत्ते जैसी होती है।
जैसी होती है। तो मधुमक्खी के छत्ते में तो छिद्र होता है, तो हाँ जियोलाइट में भी छिद्र होता है। तो जियोलाइट में जो छिद्र होता है ना, उसका जो आकार क्या है तो मैं बता देता हूं। जियोलाइट में छिद्र का साइज याद रखिएगा स्टूडेंट्स, साइज है 260 pm से लेकर 740 pm तक होता है। इसका मतलब हुआ कि इतना आकार आकृति का कोई कण उसमें जाकर के फिट बैठ गया तो उसका उत्प्रेरण होगा, नहीं तो नहीं। तो याद रखिएगा 260 से कितना है 740 pm तक। आप इसको नोट करें और फिर आगे बात करते हैं। स्टूडेंट्स सब ये समझते हैं कि जियोलाइट को कैसे हम लोग उसको परिभाषित करें, डिफाइन करें। तो याद रखना होगा आपको जियोलाइट के बारे में। जियोलाइट यह एक प्रकार का अल्यूमिनो सिलिकेट है। जो सिलिकेट है ना, सिलिकेट, उस सिलिकेट में से SI जो परमाणु हैं उसमें से कुछ SI परमाणु को अगर अल्युमिनियम के द्वारा विस्थापित कर दिया जाए तो जो अल्यूमिनो सिलिकेट का जो त्रिविमीय नेटवर्क प्राप्त होता है वही जियोलाइट होता है। आप ऐसे समझ जाइए कि ये है सिलिकॉन है और ये, आप जरा ध्यान दीजिएगा, आप इधर देखिए बोर्ड की तरफ, देखिए ये है माइनस रहता है SiO4 हो गया, ये यहाँ पर 4 माइनस है, ये सिलिकेट हो गया, सिलिकेट आयन एक उसका। तो इस तरह के बहुत सारे सिलिकेट आयन आपस में जो होते हैं ना जुड़े होते हैं। तो इसमें से जो सिलिकॉन परमाणु है ना, ये जब अल्युमिनियम परमाणु से, कुछ सिलिकॉन परमाणु ध्यान रखिएगा, कुछ सिलिकॉन परमाणु जब अल्युमिनियम परमाणु से विस्थापित होता है तब उसको कहते हैं अल्युमिनो सिलिकेट, अल्यूमिनो सिलिकेट कहते हैं। अल्यूमिनो सिलिकेट ही क्या कहलाता है तो जियोलाइट कहलाता है। तो हम लोग इसको इस तरह से परिभाषित करेंगे, जियोलाइट एक प्रकार का एल्यूमिनो सिलिकेट होता है जिसमें कुछ कौन परमाणु, सिलिकॉन परमाणु, जिसमें कुछ सिलिकॉन परमाणु एल्यूमिनियम परमाणु द्वारा विस्थापित होते हैं, विस्थापित होते हैं। और ये देखिए AlOSi जैसा संरचना बनाते हैं, क्या कहलाते हैं तो जियोलाइट होता है, जियोलाइट कहलाता है, जियोलाइट कहलाता है। अब देखिए तो जियोलाइट एक प्रकार का क्या हो गया तो याद रखना है आपको, अल्यूमिनो सिलिकेट है। एक ऐसा अल्यूमिनो सिलिकेट जिसमें से कुछ अल्युमिनियम परमाणु सिलिकॉन परमाणु के द्वारा विस्थापित हो चुका होता है, उसका नाम होता है जियोलाइट। सिंपल सा याद रखिएगा। अगला जो एक स्टार का चिन्ह देके हम लिखना चाहेंगे और वो ये है कि जियोलाइट का जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला वो याद है रखना है, M
N हो गया AlO2 SiO2 और ZH2O। जैसे एक साधारण सा अगर हम लोग यहाँ पर लें तो धातु M माने मेटल है, जैसे NaAlSiO6H2O। आप अगर इस सूत्र पर बैठाइए तो देखिए NaAlO2 SiO2 और वाई के यहाँ पर 2 लग जाता है और H2O। ये देखिए एक प्रकार का ये जियोलाइट हो गया। अब इस जियोलाइट के क्या कार्य हैं, इसके फंक्शन क्या हैं, जरा इस पे भी विचार कर लिया जाए, ये क्यों हमारे लिए जरूरी है। तो आप इसे नोट करिए। तो ये स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग कि जियोलाइट का क्या उपयोग है। तो हमने जियोलाइट का उपयोग लिख दिया हुआ है। देखिए जियोलाइट क्या करता है, तो पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्री होता है उसमें हाइड्रोकार्बन का ये भंजन माने क्रैकिंग करता है। मतलब बड़े अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन को निम्न अणुभार वाले छोटे छोटे अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन में तोड़ता है। इतना ही नहीं, ये आइसोमेराइजेशन का भी कार्य करता है। कौन? तो जियोलाइट। और इस अभिक्रिया में ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो एक तो हो गया। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट लिखने जा रहा हूं। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ZSM5 जेड है जियोलाइट्स, ये हो गया आपका सिप्स जो बिल्कुल छन्नी जैसा होता है, छानता है इसीलिए। और एम जो हो गया उसका मोलिक्यूलर हो गया, कितना होता है तो 5। ZSM5 पेट्रोलियम उद्योग में ZSM5 उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण जियोलाइट है। अब ये ZSM5 क्या करता है, इसका उपयोग देखिए क्या होता है, तो अल्कोहल का ये निर्जलीकरण करता है और हाइड्रोकार्बन का मिश्रण बनाता है और उसको सीधे बदल देता है किस चीज में, तो बदल देता है उसको गैसोलीन माने पेट्रोल में। इसका उपयोग अल्कोहल के निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण माने डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण कर हाइड्रोकार्बन का मिश्रण प्राप्त करने में किया जाता है। हाइड्रोकार्बन का मिश्रण सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो गैसोलीन में। हाइड्रोकार्बन का मिश्रण सीधे पेट्रोल में बदल जाता है। तो आप समझ गए स्टूडेंट्स कि ZSM5 क्या किया। तो देखिए यहाँ पर इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये अल्कोहल है और यहाँ पर लिया आपने ZSM5, लिख देता हूँ इसका नाम क्यों ZSM5 है। ZSM5 ये डिहाइड्रेशन किया और यहाँ क्या मिला, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण मिला।
और ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण कहाँ बदल गया सीधे, तो पेट्रोल में, ये सीधे बदल गया पेट्रोल में। अब देखिए एक चीज़ और, आपको यह भी याद रखना है कि ये जो ZSM5 है या दूसरा भी जो जियोलाइट है, इसका उपयोग जो है वो आप कठोर जल को मृदु जल बनाने में भी करते हैं, कठोर जल को मृदु जल बनाने में। तो आप लिख सकते हैं जियोलाइट का यूज कठोर जल को मृदु जल, सॉफ्ट वाटर बनाने में भी किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपने समझ लिया कि आप इसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं, तो जियोलाइट का उपयोग कर रहे हैं कठोर जल को मृदु जल बनाने में। और आपने याद रखा कि एक जियोलाइट का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है आपके पास ZSM5। ZSM5 क्या करता है, तो अल्कोहल को समझ जाइए कि सीधे कन्वर्ट कर दिया किसमें, तो गैसोलीन मतलब पेट्रोल में। और यह भी आपको याद रखना होगा कि जो जियोलाइट है वो कठोर जल को मृदु जल में भी कन्वर्ट कर देता है। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो ZSM5 है, इसमें से ये 5 क्या है, तो ZSM5 में से आप ऐसे समझिए कि Z का मतलब हो गया जियोलाइट, S जो है शिप्स हो गया, और M माने मोलेक्यूलर 5, यही उसका मतलब होता है। तो स्टूडेंट्स आप इसे नोट करें, इसे उतारें, और फिर हम लोग एक अगला टॉपिक के साथ एक दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।